दुरानी का एक मातहत खैमे में दाखिल हुआ। लालटेन की मध्यम रोशनी में मुझे वो अजीब पुरस्कार सा लग रहा था। दुरानी ने पूछा, क्या बात है मोहम्मद हुसैन? वो बोला, सर 2 गाड़ियां हमारी तरफ आ रही हैं। लाइट्स की पोजीशन से अंदाजा हो रहा है कि वो दोनों जीपें हैं। क्या उन्हें बाहर ही रोक दिया जाए? दुरानी बोला, उन्हें अंदर आने दो। जब वो पूरी तरह हमारी रेंज में आ जाएं तो घेर लेना, चाहे वो कोई भी हो। मोहम्मद हुसैन उजलत में बाहर निकल गया। दुरानी भी अपने हथियार संभालता हुआ बोला, लगता है आज रात भी आराम किस्मत में नहीं है। जब से हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है तब से ही अफरा तफरी है। मैंने पूछा, तो क्या इस ऑपरेशन में तुम शरीक नहीं हो? दुरानी बोला, मैं अपने तौर पर काम करता हूँ। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं, इससे मुझे अपने काम में खासी दुश्वारी हो रही है। डाकुओं के धोखे में कभी कभी उन लोगों का आपस में ही टाकरा हो जाता है। फिर वो उठते हुए बोला, ऐसे मौकों पर उमूमन नुकसान तो नहीं होता, मगर खामखा का कंफ्यूजन तो पैदा होता है। मैंने कहा, यह सूरत हाल तो कुछ बेहतर नहीं है, इससे तुम्हारा काम भी मुतासिर होता होगा। वो हंसकर बोला, अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं हमेशा तो यहाँ काम नहीं करता हूँ। इस वक्त भी मैं महज तुम्हारी वजह से यहाँ आया हूँ। फिर वडेरे अब्दुर्रहीम के अगवा के साथ साथ इस मामले में रॉ और CIA भी तो मुलव्विस हैं। फिर वो चौंक कर बोला, मैं जरा बाहर की खबर ले लूं। मैंने कहा, चलो भाई मैं भी चलता हूँ। बख्शू पहले ही तैयार बैठा था। हम लोग टेंट से निकल कर बाहर आए तो बाहर बला की खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जीरूह मौजूद ना हो। शायद दुरानी के तमाम साथियों ने खैमों से निकलकर कहीं न कहीं पोजीशन ले ली थी। गाड़ियां बहुत सुस्त रफ्तारी से हमारी तरफ बढ़ रही थीं। मुझे हैरत थी कि रात के इस पहर जंगल में कौन इतनी आजादी से घूम रहा है। दोनों गाड़ियों की ताकतवर हेडलाइट्स दूर तक जा रही थीं। उस रोशनी में लोग हमें भी देख सकते थे, इसलिए दुरानी मुझे और बख्शू को लेकर एक टीले की आड़ में हो गया। गाड़ियों के हेडलैम्प्स की रोशनी अब बराह रास्त दुरानी के पड़ाव पर पड़ रही थी। घोर तारीकी में गोया दिन निकल आया था। उसी रोशनी में मुझे पड़ाव का जायजा लेने का मौका मिला तो मैं हैरान रह गया। दुरानी ने तमाम टेंट्स को खारदार झाड़ियों और दरख्तों के पत्तों से कैमोफ्लेज कर रखा था। पहली नजर में तो वो पड़ाव दिखाई ही नहीं दे रहा था। पड़ाव तक पहुंचने के लिए जो कुदरती रास्ता था उसकी दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। वो गाड़ियां अब उसी रास्ते की तरफ बढ़ रही थीं। अब वो गाड़ियां बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थीं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो 2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियां थीं। आगे वाली दोनों गाड़ियों के हेडलैम्प्स रोशन थे। पीछे वाली दोनों गाड़ियां उनके पीछे पीछे चल रही थीं। हमारी जीप का कहीं नामो निशान तक नहीं था। आगे वाली गाड़ी अचानक रुक गई। उसमें से शलवार कमीज और टोपी में मलबूस एक आदमी बाहर निकला और हेडलाइट्स की रोशनी में जमीन का जायजा लेने लगा। मैंने उसे चौंकते हुए देखा। मुझे वहां से जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसके चौंकने की वजह समझ में नहीं आई। इतना अंदाजा जरूर था कि उसे हम लोगों की मौजूदगी का कोई सुराग मिल गया है। उसने बुलंद आवाज में किसी को मुखातिब किया, अरे रोशन खान बाबा, जरा ये निशान तो देख, लगता है कोई जीप इधर से गुजरी है। तो गोया उन्होंने हमारी जीप के टायरों के निशानात देख लिए थे। गाड़ी से जो आदमी उतरा वो यकीनन रोशन खान ही था। उसके हाथ में मुझे ताकतवर टॉर्च दिखाई दे रही थी। उसने झुककर एक नजर उन निशानात को देखा, फिर सर उठाकर कोई इशारा किया। दूसरे ही लम्हे दोनों जीपों की लाइट्स बंद हो गईं और वहां अंधेरा छा गया। अब मुझे उन लोगों के सिर्फ हयूले दिखाई दे रहे थे। रोशनी अचानक फिर हुई, मगर ये रोशनी महदूद थी। रोशन खान शायद टॉर्च की रोशनी में इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। फिर वो आहिस्ता से बोला, साईं यहाँ तो कुछ लोगों के पैरों के निशानात भी हैं, वापस चलें साईं, यहाँ खतरा है। फिर वो दोनों जीप की तरफ झपटे। इससे पहले कि वो जीप में सवार होते, दुरानी ने डपट कर कहा, खबरदार, हाथ उठाकर सब गाड़ियों से बाहर आ जाएं वरना। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़कर एक हवाई फायर कर दिया। हल्का सा धमाका हुआ और सुर्ख नीली पीली कुछ रोशनियां फजा में बिखर गईं। दुरानी ने सिग्नल फायर किया था। फायर के साथ ही मुख्तलिफ अकसाम की और भारी गन्ने गरज उठी। उनमें क्लैशनकोफ की आवाज भी थी और हल्की ब्रेन गन और मशीन गन की तड़तड़ाहट भी शामिल थी। ये फायरिंग हवाई थी, वरना जीपों के ज्यादातर अफराद ढेर हो जाते। उसके साथ ही दुरानी ने बरकरफ्तारी से अपनी जगह भी तब्दील कर ली। मैं और बख्शू भी उसके साथ साथ थे। दुरानी गरजदार आवाज में बोला, हथियार फेंक दो वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसका जुमला पूरा हुआ ही था कि जीप में से किसी ने दूर मार राइफल से उस पर फायर किया। गोली उसके सर से महज चंद इंच ऊपर दरख्त के तने में पैवस्त हो गई। मैं राइफल वाले के बेहतरीन निशाने पर अशश कर उठा। उसने अंधेरे में महज दुरानी की आवाज पर फायर किया था। दुरानी अपनी जगह तब्दील करते हुए बुलंद आवाज में चीखा, लाइट। फौरन ही कई सर्च लाइट्स रोशन हो गई और जंगल के उस हिस्से में गोया दिन निकल आया। जीप वालों को एहसास हो गया था कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने एक एक करके अपनी राइफलें फेंकना शुरू कर दी। दुरानी ने हुक्म दिया, तुम लोग हाथ सर से बुलंद करो और एक एक करके उस बड़े दरख्त की तरफ जाओ। 10 मिनट से भी कुछ कम अरसे में दुरानी के मातहतों ने उन सब की तलाशी ले ली और उनके हाथ पुश्त पर बांध दिए। वो तादाद में 8 थे। मुझे जीपों में अब भी कुछ लोग दिखाई दे रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहे हों। दुरानी ने एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज में कहा, जीप में जो भी है वो बाहर आ जाए, वरना मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। अंदर से आवाज आई, अरे यार बाहर कैसे आ जाएं, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो आवाज सुनकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। मैं उस आवाज को करोड़ों आवाजों में से शनाख्त कर सकता था। वो आवाज तैमूर की थी। मैंने बेख्तियार जीप की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर दुरानी ने सख्ती से मेरा हाथ थाम लिया। बोला, सब्र से काम लो, जल्दबाजी में कोई नुकसान भी उठा सकते हो। मैंने कहा, मगर ये तैमूर की आवाज है, मैं इस आवाज से धोखा कैसे खा सकता हूँ? दुरानी ने उलझ कर पूछा, तैमूर? तुम्हारा साथी तैमूर? मगर वो जीप में कहां से आ गया? मैंने कहा, ये तो उसी से मालूम होगा। फिर मैंने बुलंद आवाज में कहा, तैमूर तुम ठीक तो हो? बकिया लोग कहाँ हैं? तैमूर की आवाज भर्रा गई, कामरान तुम? हम तक पहुंच ही गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ ग्लोरिया और शाजिया भी हैं। ग्लोरिया तो पहले ही जख्मी थी, शाजिया भी मामूली सी जख्मी है। वैसे हम सब ठीक हैं। इतनी देर में दुरानी के मातहत गाड़ियों तक पहुंच चुके थे। उन्होंने एक जीप से तैमूर, शाजिया और ग्लोरिया को निकाला तो उन दोनों की खामोशी का सबब मालूम हुआ। उनके न सिर्फ हाथ पांव बंधे हुए थे, बल्कि मुंह में कपड़ा भी ठुसा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर उन दोनों के मुंह से कपड़ा निकाला और पैरों की बंदिश खोलने लगा। वो दोनों गहरे गहरे सांस ले रही थीं। शायद उनका मुंह काफी देर से बंद था। तैमूर बोला, उन्होंने मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंसा था, मगर मैंने किसी न किसी तरह इसे निकाल दिया। वो अपनी दोनों कलाइयां रगड़ रहा था, क्योंकि उसे बहुत सख्ती से बांधा गया था। दुरानी के साथ ही अब दूसरी जीप की तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर मुझे हैरत का एक झटका लगा। दूसरी जीप में बाबा साईं और अधेड़ उम्र का एक शख्स बंधा पड़ा हुआ था। उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। दुरानी बोला, मेरा तो ख्याल है कि अब यहाँ से कूच करना चाहिए। मैंने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें जानू और उसका दस्ते रास्त मुराद शामिल नहीं है। मुमकिन है वो लोग पीछे आ रहे हों या अपने साथियों का कहीं इंतजार कर रहे हों। बहरहाल अब यहाँ रुकने का रिस्क नहीं ले सकता। फिर हम लोग बहुत उजलत में बाबा साईं के गोठ की तरफ रवाना हुए। रवानगी के वक्त मुझे ये जानकर हैरत हुई थी कि दुरानी के पास बड़ी बड़ी 2 ट्रूप बसें और 3 जीपें थीं, जिन्हें इतनी महारत से कैमोफ्लेज किया गया था कि मैं भी उनकी मौजूदगी से बेखबर रहा। जानू के साथी भी एक ट्रूप बस में मौजूद थे। हम लोग पूरी तरह मुस्तैद थे और हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। हम लोग गोठ की हुदूद में दाखिल हुए तो हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया था। दुरानी ने अपने आदमियों को गांव की अतराफ में फैला दिया और खुद कैदियों समेत गांव में दाखिल हो गया। चश्मे ज़दन में गोठ वालों को बाबा साईं का इल्म हो गया। बाबा साईं के हवेली नुमा पुख्ता मकान तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा जुलूस बन गया। उस जुलूस में पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। बाबा साईं ने हम लोगों को फौरी तौर पर अपने मखसूस मेहमान खाने तक पहुंचा दिया। दुरानी की दरखास्त पर उसे एक दूसरे मकान में भेज दिया गया। उसे कैदियों से पूछगिछ करना थी। ग्लोरिया और शाजिया के लिए फौरन डॉक्टर तलब किया गया। ग्लोरिया पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और उसे हल्का हल्का बुखार भी था। मुसलसल बेआरामी की वजह से उसका चेहरा मुरझा कर रह गया था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी पड़ गए थे। यही हाल शाजिया का भी था, मगर ग्लोरिया के मुकाबले में वो कदरे बेहतर थी। मैंने हाकिम अली से कहकर ग्लोरिया और शाजिया के लिए मकामी कपड़े मंगवा लिए। तैमूर को मैंने अपने कपड़े दे दिए। हम लोग नहा धोकर बैठे तो हाकिम अली ने मुझे बताया कि बड़े साईं आपको बुला रहे हैं। मैं फौरन खड़ा हो गया। मैं खुद भी फौरी तौर पर बाबा साईं से मिलना चाहता था, मगर उनके आराम की वजह से नहीं मिला था। मेरा ख्याल था कि बाबा साईं थके हुए हैं, उन्हें कम से कम 4 घंटे तक मुकम्मल बेड रेस्ट करना चाहिए। हम तो वाही तबाही फिरने वाले और जिस्मानी मुशक्कत करने वाले लोग थे। बाबा साईं इस सऊबत के कैसे मुतहम्मिल हो सकते थे? मैं सब कुछ सोचता हुआ बाबा साईं के कमरे में पहुंच गया। वो बड़े से एक तख्त पर नीम दराज थे। उन्हें गौर से देखा तो मुझे धचका सा लगा। वो चंद ही दिनों में गोया उम्र के कई बरस पीछे छोड़ गए थे। उनके शाने ढलक गए थे और वो मुझे पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर आहिस्ता से बोले, बैठो ना बेटा। मैंने बैठते हुए कहा, आपको अभी आराम की जरूरत है बाबा साईं, अभी मैं यही हूँ, आपसे शाम को तफसीली बात होगी। वो बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, डाकुओं ने मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं होने दी, हर तरह से मेरे आराम का ख्याल रखा है। मुझे भला किस बात की थकन होगी, मुझे बस तेरी तरफ से परेशानी थी। डाकुओं ने तावान के साथ साथ तेरा मुतालबा भी किया था। मुझे खदशा था कि कहीं मुझे रिहा कराने के लिए तू खुद ही उनके पास न पहुंच जाए। मैंने कहा, अगर कल तक आपका सुराग न मिलता तो मैं यकीनन ऐसा ही करता। मैं इसी इरादे से जानू से मिलना चाहता था। बाबा साईं ने कहा, इन डाकुओं का वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। इनमें कुछ तो वतन दुश्मनों के आलाकार बन चुके हैं। पड़ोसी मुल्क में उन्हें दहशतगर्दी की बाकायदा तरबियत दी जा रही है। अफसोस की बात यह है कि वतन के इन दुश्मनों के साथ वतन फरोशों का एक टोला भी सरगर्म है। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोले, खैर मैं उनसे निमट लूंगा। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें उस खतरे से आगाह कर दूं जो तुम्हारे सर पर मंडला रहा है। मैंने हंसकर कहा, खतरा तो बाबा साईं उसी दिन से मंडला रहा है
जब मैंने पहली दफा वतन दुश्मन अनासिर की राह में दीवार बनने की कोशिश की थी और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा था। बाबा साईं ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा, अब सूरत हाल बहुत ज्यादा अबतर है बेटा। पहले तुम्हारी तलाश में सिर्फ पुलिस थी या रॉ के लोग थे, अब तो कई एजेंसीज तुम्हारी ताक में हैं। मुझे नहीं मालूम था कि CIA जैसे बड़े और बैनुल-अक़वामी इदारे के लोग तुमसे इस कदर खौफजदा होंगे। इसका अंदाजा तो मुझे जानू की कैद में रहकर हुआ। फिर वो जरा तवक्कुफ करके बोले, कामरान बेटा, तू 2-4 साल के लिए मुल्क से बाहर चला जा। तू जिस मुल्क में भी रहना चाहेगा मैं बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने कहा, बाबा साईं, आपको इन हालात में छोड़कर मैं चला जाऊं? मेरे वो साथी जो हर लम्हा मुझ पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, उन्हें छोड़ दूं? बाबा साईं ने नरम लहजे में कहा, तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, रहे तेरे साथी तो उन्हें भी मैं तेरे साथ ही भेज दूंगा। मैंने बाबा साईं से ज्यादा बहस करना मुनासिब न समझा और उन्हें टालने के लिए कहा, ठीक है बाबा साईं, मैं मुल्क से चला जाऊंगा, मगर अपने कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद। हाँ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि उन लोगों ने आपको कहाँ से अगवा किया था। बाबा साईं ने थके हुए लहजे में कहा, जरिए जमीन पर कुछ हारियों का आपस में झगड़ा हुआ था। झगड़े में 2 आदमी मारे गए थे और कई जख्मी हो गए थे। मैं उनके दरमियान तस्फिया करवा कर वापस गोठ आ रहा था। गोठ का फासला वहां से ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 18-20 किलोमीटर होगा। मेरे साथ ज्यादा गार्ड्स भी नहीं थे, सिर्फ एक गार्ड था, दूसरा ड्राइवर था जो जरूरत पड़ने पर मेरा गार्ड भी बन जाता था। हमने अभी 5-6 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा कि मुझे सड़क के ऐन दरमियान में एक जीप दिखाई दी। उसका एक टायर निकला हुआ था और एक जगह जैक लगा हुआ था। ड्राइवर समझा कि किसी की गाड़ी पंक्चर हो गई है और वो पहिया तब्दील कर रहा है। मैं खुद भी यही समझा। जीप कुछ ऐसे अंदाज में खड़ी थी कि वहां से गुजरने के लिए गाड़ी को दाएं या बाएं कच्चे की तरफ उतारना पड़ता। ड्राइवर ने स्पीड बिल्कुल कम कर दी और गाड़ी को बाएं तरफ करके कच्चे और नाहमवार रास्ते से निकलना चाहा। अचानक सामने से एक ट्रैक्टर नमूदार हुआ। बज़ाहिर यही लग रहा था कि ट्रैक्टर के ड्राइवर ने भी सड़क पर जीप देखकर ट्रैक्टर उस तरफ से निकालने की कोशिश की है। वहां मिट्टी भुरभुरी थी, इसलिए ट्रैक्टर और हमारी गाड़ी की वजह से गर्द का एक बादल सा उठा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और हेडलाइट खोल दी ताकि सामने वाला ड्राइवर हमें देख ले। मैं शीशा चढ़ाने ही वाला था कि किसी ने मेरी गर्दन पर राइफल की नाल रख दी। 2 आदमी ड्राइवर और गार्ड के सर पर भी खड़े थे। फिर उन्होंने ड्राइवर और गार्ड को गैर मुसल्ला किया, उनके हाथ पांव बांधे और उन्हें जीप के पिछले हिस्से में ठूंस दिया। वो तादाद में 1-2 नहीं बल्कि 7-8 थे, वरना इतनी आसानी से मुझ पर या मेरे गार्ड्स पर काबू नहीं पा सकते थे। वो लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर कच्चे के इलाके में ले गए। बस ये है सारी कहानी। मैंने कहा, बाबा साईं, अब आप आराम करें, शाम को आपसे मुलाकात होगी। वो बोले, कामरान बेटा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, कौन सी बात बाबा साईं? वो बोले, बेटा, मैंने तुझसे कहा है कि तू कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर चला जा। मैंने कहा, बाबा साईं, मैंने कहा तो है कि चला जाऊंगा, बस मुझे 2-4 जरूरी काम करने दें, फिर मैं खुद यहाँ नहीं रहूंगा। फिर मैं उनसे इजाजत लेकर बाहर आ गया और सोचता रहा कि कौन सी खास बात थी कि जिसके सिलसिले में बाबा साईं ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझसे ऐसी तो कोई बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले उन्होंने मुझे कुछ बताने का फैसला किया, फिर खुद ही उसे मुस्तरद भी कर दिया। फिर मैंने सोचा कि शाम को बाबा साईं से मुलाकात हुई तो पूछूंगा। मैं जब वापस कमरे में आया तो तैमूर और दोनों खवातीन नाश्ता कर रही थी। असली घी में तरतराते पराठे, मक्खन, मलाई और फ्राई अंडा देखकर मेरी भूख भी चमक उठी। मैं कुछ कहे बगैर दस्तरखान पर बैठ गया और शाजिया से बोला, ग्लोरिया तो खैर अपनी जायद कैलोरीज को बहुत महारत से कंज्यूम कर लेती है, मगर तुम क्या करोगी? इस किस्म का नाश्ता अगर मुसलसल कई दिन तक करती रही तो गाँव तक क्या बन जाओगी। ग्लोरिया बोली, इंग्लिश में बोलो ताकि मैं भी समझ सकूं। मैंने इंग्लिश में कहा, मैंने कहा है कि अगर यूं ही भूखमरों की तरह खाने पर गिरती रही तो हफ्ते भर में तुम्हारा शेप आटे की 80 किलो वाली बोरी की तरह हो जाएगा। खैर छोड़ो इस बात को, तुम लोग ये बताओ तुम्हारे जख्म कैसे हैं? शाजिया बोली, मैं तो मामूली जख्मी हूँ। गोली मेरे बाजू को छूती हुई गुजर गई थी। अलबत्ता ग्लोरिया ज्यादा जख्मी है। एक तो ये पहले ही जख्मी थी, दोबारा हमला हुआ तो ये फिर जख्मी हो गई। ग्लोरिया ने हंसकर कहा, मगर अब दोनों जख्म तेजी से भर रहे हैं। शाजिया की बातचीत से मुझे अंदाजा हुआ कि उसे अब तक भाई की मौत का इल्म नहीं है। मेरा ख्याल था कि अब तक उसे मालूम हो चुका होगा। मैंने तैमूर को कमरे से बाहर चलने का इशारा किया, फिर हम दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। वहां से कुछ दूर जाने के बाद मैंने तैमूर से पूछा, तुम्हें नजीर के बारे में इल्म है? तैमूर ने चौंक कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर दुख के तासुरात नुमाया हो गए। उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर सिर्फ थूक निकल कर रह गया। मैंने उसके शाने पर थपकी दी और कहा, अब मसला शाजिया को बताने का है, मुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं, ये खबर भी तुम ही उसे पहुंचाओ। तैमूर ने कहा, इस काम के लिए ग्लोरिया मुनासिब है। मैंने कहा, तो फिर तुम यहीं ठहरो, मैं किसी बहाने से ग्लोरिया को यहीं भेजता हूँ। मैं कमरे में पहुंचा तो ग्लोरिया और शाजिया न जाने किस बात पर हंस रही थी। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम्हें बाबा साईं बुला रहे हैं। ग्लोरिया ने उलझे हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई।
मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना शाजिया कि हमारी जिंदगी बहुत कठिन है, मगर तुमने शायद मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब देख लो कितनी तकलीफ उठा रही हो तुम। शाजिया बोली, मुझे पहले से सब कुछ मालूम है। मुझे यकीन था कि तुम्हारी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने जानबूझकर इसका इंतखाब किया है। फिर वो मुंह बनाकर बोली, भाई अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा, मेरी एक बात गौर से सुन लो शाजिया, हम लोग मौत से आंख मचोली खेल रहे हैं। इस खूनी खेल में नुकसान भी होता है। इस खेल में नासिर जान हार गया, मेरे और बहुत से साथी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। मुमकिन है आइंदा मेरी बारी भी आ जाए। शाजिया वहशतज़दा अंदाज में बोली, नहीं, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। मैंने कहा, मौत तो एक अटल हकीकत है शाजिया। कौन कह सकता है कि किसी मार्के में मुझे गोली नहीं लगेगी। ये भी मुमकिन है कि तैमूर या ग्लोरिया या कोई हमसे बिछड़ जाए, तुम न रहो या। शाजिया बेबसी से बोली, बस करो कामरान, मैं तो उसे ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुई। उसके होंठों पर से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, चेहरा सुता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मैं खामोशी के साथ कमरे से बाहर आ गया। मुझे अब हाकिम अली की तलाश थी। बैरूनी बरामदे में एक मुसल्ला मुलाजिम मौजूद था। मैंने हाकिम अली के बारे में पूछा। वो बोला, साईं आप इधर बैठो, मैं हाकिम अली को बुला कर लाता हूँ। वो राइफल शाने से लटका कर तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से निकल गया। मैं हाकिम अली से वक्कार के बारे में पूछना चाहता था। उसे तो मैं बिल्कुल ही भुला बैठा था। मुझे खदशा था कि उसकी लच्छेदार बातों में आकर हाकिम अली ने उसे छोड़ न दिया हो। थोड़ी देर के बाद वो मुलाजिम हाकिम अली को बुला लाया। हाकिम अली ने सर झुकाकर पूछा, हुक्म साईं। मैंने कहा, हाकिम अली, वो आदमी वक्कार कहाँ है जिसे हम कराची से अपने साथ लेकर आए थे? वो बोला, साईं उसे तो मैंने बड़े साईं के मुंशी फजल के हवाले कर दिया था। मैंने कहा, अभी उसे यहाँ लेकर आओ हाकिम अली, मुझे उसकी जरूरत है। हाकिम अली बोला, ठीक है साईं, आप अपने कमरे में चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं दोबारा कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे तैमूर दिखाई दिया। वो भी कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया और पूछा, क्या हाल है शाजिया के? उसने कहा, वो उस वक्त से मुसलसल रो रही है। मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था ताकि उसे तसल्ली दे सकूं। मैं बोझल कदमों से कमरे में दाखिल हुआ तो शाजिया बिलक बिलक कर रोने लगी। बोली, जब तुम इस किस्म की बातें कर रहे थे उसी वक्त मुझे लगा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या किसी सदमे के लिए मुझे जहनी तौर पर तैयार कर रहे हो। देख लो, मैं बिल्कुल नहीं रो रही। मेरा दिल तो बहुत मजबूत है कामरान, मैं तो हंस रही हूँ। वो रोते रोते पागलों की तरह हंसने लगी। मैंने सख्त लहजे में उसे पुकारा, शाजिया होश में आओ। मेरा जुमला अधूरा ही रह गया। शाजिया रोती हुई मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, सब्र करो शाजिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम में से हर आदमी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमारे तो शब रोज मौत की बस्ती में गुजरते हैं। वो मुसलसल रो रही थी। बोली, मेरा भाई मर गया और मैं बेफिक्री से कह लगा रही हूँ। वो जैसा भी था मगर उसने मुझे भाई से ज्यादा बाप बनकर पाला। उसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा था। मुझे माँ की मौत पर उतना अफसोस नहीं हुआ था कामरान जितना भाई की मौत पर हुआ है। तुम इतने संगदिल हो कि तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा, मुझे भी तो अभी हाकिम अली ने बताया है। वो फिर सिसक कर रोने लगी। बोली, मुझे बताओ कामरान, अब मैं क्या करूं मैं? मैंने आहिस्तगी से उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम अब नजीर के लिए दुआ करो। फिर मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम्हारे पास कोई ट्रैंकुलाइजर हो तो इसे दे दो। ग्लोरिया ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम किसी से मंगवा लो, जख्मों के लिए ऑइंटमेंट भी मंगवा लेना। मैंने तैमूर से कहा, हाकिम अली से कहो, वही ट्रैंकुलाइजर कहीं से ला सकता है, वरना इस इलाके में तो शायद कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है। तुमने बताया था कि वो शख्स तुमसे हर हफ्ते की रात को राब्ता करता था। मैंने वक्कार से पूछा। उसने मुख्तसर जवाब दिया, जी हाँ। वो खासा अपसेट दिखाई दे रहा था। उसका शेफ भी बड़ा हुआ था। शायद वो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहा था या फिर वो बहुत ज्यादा आराम व आसाइश का आदी था। मैंने हाकिम अली से पूछा, क्या इस पर तशद्दुद किया गया है? वो बोला, मेरा ख्याल है साईं कि इसे फजल ने ज्यादा आराम से नहीं रखा। वक्कार तलखी से बोला, ज्यादा आराम? अरे वो मुझे जानवरों के बाड़े में सुलाता था और किसी जानवर ही की तरह उसने मेरे पैर में जंजीर बांध रखी थी। खाने को सूखी हुई चावल की रोटी और चाय का एक प्याला या फिर बासी चावल और दाल। नहाने को तो दूर की बात है, मैंने तो 2 दिन से मुंह भी नहीं धोया। मैंने तंजी अंदाज में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल था तुम किसी 5 स्टार होटल में मुकीम हो या मेरी दावत पर यहाँ शिकार खेलने आए हो? तुम तो बर्दा फरोश हो, बर्दा फरोश। तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं हो सकती। वो बोला, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बर्दा फरोश नहीं हूँ। मैंने उसकी बात काट दी, कहा, बस रहने दो। ये बताओ कि तुम्हारा वो दोस्त तुमसे राब्ता करेगा तो तुम उससे क्या कहोगे? वो बोला, जो तुम कहलवाना चाहोगे वही कह दूंगा। मैंने कहा, उसे किसी तरह कहीं बुला सकते हो? वक्कार बोला, वो इंतहाई चालाक बल्कि मक्कार आदमी है। उसे जरा भी शुबा हो गया तो वो भूल कर भी मुझसे राब्ता नहीं करेगा। मुमकिन है सजा के तौर पर मुझे ठिकाने ही लगा दे। तैमूर बोला, ये तो तुम पर मुनहसिर है कि उसे शक न होने दो, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम हमारे हाथों मारे जाओ। वक्कार ने बेबसी से होंठ चबाए और सर झुकाकर सोचने लगा। फिर वो सर उठाकर बोला, मगर मैं उससे कहूंगा क्या?
बहाना ऐसा होना चाहिए कि वो आने पर मजबूर हो जाए। मैंने कहा, तुम उससे कह सकते हो कि मैंने कामरान का सुराग लगा लिया है। आजकल वो अपने एक दोस्त के साथ रह रहा है और ये कि मैं अकेला तो उस पर हाथ नहीं डाल सकता। तुम आ जाओ तो उसे मिलकर पकड़ते हैं। वकार बोला, वो खुद भागा हुआ नहीं आएगा बल्कि कामरान के ठिकाने का पता पूछेगा। तैमूर झल्ला कर बोला, तुम तो अक्ल से बिल्कुल ही पैदल हो, क्या हर बात तोते की तरह रटाई जाए? मैंने तज़हीक आमेज़ अंदाज में कहा, इसमें अक्ल होती तो उस शख्स का आलाकार क्यों बनता? फिर मैंने वक़ार से कहा, अहमक आदमी, वो अगर तुमसे एड्रेस पूछे तो ऐसा पेचीदा बताना ताकि वो क़यामत तक उसे तलाश न कर सके। वक़ार तवील सांस लेकर बोला, मैं तैयार हूँ, परसों हफ्ता है, अब बाकी इंतज़ाम तुम लोग खुद कर लो।